दिलचस्प वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन बटन पर क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। एपिसोड 21 पेशकश मीरे कारवा। तहसीन फरीद पाशा का असिस्टेंट था और जाहिर है कि फिल्म लाइन का बंदा होने के सबब उसकी गुफ्तगू में फिल्मी सिचुएशन का आ जाना कोई हैरत की बात नहीं थी। मैंने उससे कहा कि तुम अपनी बीवी को जाकर समझाओ कि जिंदगी किसी फिल्म के मानंद ही है। सर, वो ममनून नजर से मुझे देखते हुए बोला, इन हालात में आपको छोड़कर बेडरूम में जाना कुछ अच्छा नहीं लगता। मैं ऐसा करता हूँ कि आमना को भी यही बुला लेता हूँ, और अगर यहाँ फिर किसी हकीकी मंजर की शूटिंग शुरू हो गई तो। मैंने दानिस्ता जुमला अधूरा छोड़ दिया। वो उलझनदार नजर से मुझे देखने लगा। मैंने उसका शाना थपथपाते हुए कहा, तहसीन, तुमने मुतद्दिद फिल्मों के सेट पर फाइट के सीन देखे और शूट करवाए होंगे, लेकिन मैं फिल्मी दुनिया का बंदा नहीं। मेरी हकीकी जिंदगी में फिल्मों से कहीं ज्यादा मारधाड़ और थ्रिल मौजूद है, और मैं हर किस्म की सिचुएशन से निपटना जानता हूँ। तुम मेरी फिक्र न करो और अपनी बीवी के पास चले जाओ। अगर तुम्हारी मदद की जरूरत पेश आई तो मैं तुम्हें फौरन बुलवा लूंगा। वो ना चाहते हुए भी मेरे मशवरे पर उस बेडरूम की जाने बढ़ गया जहां उसकी नौबयाहता दुल्हन उसके लिए तशवीश भरे अंदेशे अपने जहन में समाये बैठी थी। वैसे तीनों हमलावर हमारे काबू में आ चुके थे, इसलिए ज्यादा फिक्रमंदी की बात नहीं थी। इस वक्त मेरा जहन उन तीनों को फासलिया कॉलोनी वाली कोठी के तहखाने में मुंतकिल करने के बारे में सोच रहा था। उन्हें पाशा की इस कोठी में रखना मुनासिब नहीं था। इस दौरान में वापडा की मेहरबानी से लाइट आ गई और अल्लाह दिता ने जनरेटर ऑफ कर दिया। लाइट आने से आपो आप मेरा ध्यान डार्लिंग की तरफ चला गया। फिर वो मंजर मेरी निगाह में घूम गया जब मैंने एक जख्मी बॉक्स में से उसकी अकबी टांगे झांकते देखी थी। उसके बाद लाइट चली गई थी और जरगुल की वहशतनाक चीख ने हमें सबको छोड़कर उसकी जानिब दौड़ लगाने पर मजबूर कर दिया था। अल्लाह दिता खासा मर्दम शनास वाक़या हुआ। उसे मेरे चेहरे से मेरी सोच का अंदाजा लगा लिया और ठहरी हुई आवाज में बोला, साहब जी, वो डिब्बा अंदर ले आया हूँ जिस पर आपने फायर किया था। कहाँ है वो बॉक्स? मैंने बेताबी से पूछा। उसने बताया उधर ड्राइंग रूम में रखा है जहाँ रात आपने डेरा जमा रखा है। मैं इस्तरारी अंदाज में उठकर खड़ा हो गया। सदफ भी उठकर खड़ी होगी। मैंने जरगुल की जानिब देखते हुए कहा, गन समेत तुम यही मौजूद रहो, अल्लाह दिता तुम्हारे साथ है। अगर ये तीनों हबीस वॉशरूम के अंदर किसी किस्म का उदम बचाने की कोशिश करें तो फौरन मुझे इत्तला देना। वैसे मुझे उम्मीद नहीं है कि वो तुम्हारे लिए कोई परेशानी पैदा करें। तुम इधर से बेफिक्र होकर उधर जाओ। वो क्लाशनकोव को महसूस अंदाज में थपथपाते हुए बोली, मैं यहाँ की सूरत हाल से निपट लूंगी। उस पश्तून दुशेजा के हाथ में गन बहुत ही फब रही थी। मैंने पहली नजर में अंदाजा लगा लिया कि वो इस हथियार को बखूबी इस्तेमाल करना भी जानती थी। मैं मुतमईन हो गया। पहलवान माँ इमरान ने मुझे और सदफ को जिस पिस्टल से धमकाने की कोशिश की थी, लाइट आने पर उसे तलाश कर लिया गया था और मैंने उसे अल्लाह दिता के हवाले कर दिया था। फैज अहमद से छीना हुआ लोडेड रिवॉल्वर मैंने हिफाजत की गरज से जरगुल को दिया था। उसने इसे तहसीन के सुपुर्द कर दिया था। इस तरह मेरे तमाम साथी मुसल्ला हो गए सिवाय मेरे और सदफ के, और हमें अपने मामलात से निपटने के लिए आछी असले की जरूरत थी भी नहीं। वैसे जमशेद का ननचक्कू मेरी तहवील में था, लेकिन मैं उसे इस्तेमाल करने का इरादा नहीं रखता था। इस किस्म के हथियार मेरे लिए अहमियत के हामिल नहीं रहे थे। मार्शल आर्ट्स के जो अच्छे फाइटर्स होते हैं वो फाइटिंग के दौरान में गाहे बगाहे जिम्नास्टिकी टेक्निक्स का इस्तेमाल करना जानते हैं। उन्हें ननचक्कू, स्टिक, तलवार और निंजा स्टार्स की जरूरत पेश नहीं आती। मैंने ड्राइंग रूम में कदम रखा तो बेख्तियार मेरी निगाह उस बॉक्स की तरफ उठ गई जो सेंट्रल टेबल पर रखा था। थोड़ी देर पहले मैंने इस जंबो बॉक्स पर फायर किया था, जिसके नतीजे में इसमें पैदा होने वाले शिगाफ ने मुझे डार्लिंग की टांगों की झलक दिखाई थी। उस मंजर ने मेरे दिल की धड़कन को हद दर्जे बढ़ा दिया था। मैं और सदफ आमने सामने सोफों पर बैठ गए थे। वो बॉक्स हमारे दरमियान टेबल पर मौजूद था और मेरी फायरिंग से उसमें बनने वाले शिगाफ में से डार्लिंग की टांगे अब भी झांक रही थी। अल्लाह दिता ने बहुत ही एहतियात के साथ और हिफाजत के साथ उस बॉक्स को यहाँ पहुंचा दिया था। फायरिंग ने सदफ और अल्लाह दिता के हदशे की तरदीद कर दी थी कि कहीं इस बॉक्स में कोई बम या आतिशगीर मादा ना हो, लिहाजा उसे हाथ लगाने में किसी भी किस्म का रिस्क पोशीदा नहीं था। मैंने उस पर चिस्पान चिट को एक मरतबा फिर पड़ा और फिर बेधड़क वो बॉक्स खोल डाला। बॉक्स के अंदर डार्लिंग की गर्दन कटी लाश रखी थी। मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया। इस मंजर ने मुझे सर तपा लरजा दिया था। वो मेरी महबूबा की हैसियत में जलवागर होने वाली थी।
और बाज नाजुक लम्हात में उसने एक मोहसिन की तरह मेरी भरपूर मदद भी की थी। किसी अजीज हस्ती की कटी हुई गर्दन को देखना किस कदर तकलीफ दे मरहला होता है, इसका अंदाजा बाखूबी लगाया जा सकता है। बॉक्स के अंदर खून की ज्यादा मिकदार नजर नहीं आ रही थी। इसका यही मतलब था कि डार्लिंग को कहीं और कत्ल किया गया था और बाद में उसकी गर्दन कटी लाश को इस किंग साइज डिब्बे में पैक करके वजदान अली इब्ने आबद अली को पेश किया गया। मैं नकली वजदान की इस बहीमाना हरकत पर तिलमिला कर रह गया। मेरी डार्लिंग का कातिल वही था। उसी शैतान ने उसे पाशा के बंगले से अगवा किया था। वो डार्लिंग समेत अल्लाह और सिक्योरिटी गार्ड को जुल देने में कामयाब रहा था। अचानक सदफ की सरसराती हुई आवाज मेरी समाज से टकराई। वजदान, डार्लिंग के नीचे भी कुछ नजर आ रहा है, जरा इधर देखो। डार्लिंग की इस हालत ने सदफ को भी गहरे सदमे से दो चार कर दिया था। मैंने उसकी आवाज में गम की परछाई को लहराते महसूस किया था। उसकी तवज्जो दिलाने पर मैंने भी डार्लिंग के नीचे किसी धाती शय को देखा। मैंने इस बॉक्स को पहलू के बल चुकाया तो वो मज़कूरा शय खुलकर सामने आ गई। वो मेरा वफादार हंजर था। मैं अपने वफादार हंजर को पहचानने में कोई गलती नहीं कर सकता था। वो मेरे मरहूम दोस्त इम्तियाज अली की यादगार था और मैं उसकी प्यासी धार की मदद से मियां जाहिद हुसैन समेत बहुत से भेड़ियों की शेरक की मिजाज पुरसी कर चुका था। लेकिन ये हंजर यहाँ कैसे पहुंच गया? मैं तो शुएब गौरी के मशवरे पर इस हंजर को कराची में ही छोड़ आया था। डार्लिंग की लाश के साथ इस हंजर को मुझ तक पहुंचाने का एक ही मकसद था, वो ये कि मुझे बताया जा रहा था कि वो मेरे हाथों मेरी गर्दन भी काट सकता था। ये नकली वजदान तो बहुत ही कमीना वाकया हो रहा था। फिर मेरा ध्यान शुएब गौरी की तरफ चला गया। टेलीफोन पर होने वाली गुफ्तगू में वो बहुत ही बढ़ चढ़ कर बोल रहा था और उसने ये इंकशाफ भी किया था, बल्कि मुझ पर इल्जाम लगाया था कि मैं गुज़श्ता रात कराची में मौजूद था और उसके अड्डे साउथ पर मैंने ही अपनी निगरानी में कार्रवाई करवाई थी। उसने जिस हवाले से मेरा जिक्र किया था वो नकली वजदान पर फिट बैठता था और अब कराची में छोड़ा हुआ हंजर भी यहाँ पहुंच गया था। नकली वजदान ने अगर वाकई इस हंजर से डार्लिंग की गर्दन काटी थी तो फिर उसकी सफाकी और पहुंच में किसी शक शुबे की गुंजाइश बाकी नहीं रह जाती थी। मैंने इस बॉक्स को थोड़ा हिलाया जुलाया तो एक तयशुदा कागज पर नजर पड़ी। मज़कूरा कागज डार्लिंग के नीचे दबा हुआ था। सदफ ने भी वो कागज देख लिया था और बेख्तियार उंगली से उसकी जानिब इशारा भी कर दिया। मैंने हंजर अपने हाथ में ले लिया और उसकी नोक से वो तयशुदा कागज डार्लिंग के मुर्दा वजूद के नीचे से खींच लिया। तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर सदफ अपने सोफे से उठी और मेरे पहलू में जुड़कर बैठ गई। इस दौरान में मैं वो तयशुदा कागज खोल चुका था। कागज की तहरीर पढ़ते ही मुझे हैरत का झटका लगा। वो खूबहू मेरी तहरीर थी। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मैं अपने लिखे को पढ़ रहा हूँ। आप अंदाजा कर सकते हैं कि उस वक्त मैं किस कैफियत से गुजर रहा था। नकली वजदान न सिर्फ कमाल का बहरूपिया था बल्कि वो तो बेहतरीन नकाल भी साबित हो रहा था। मैं हैरत और तजस्सुस के मिले जुले तासुरात के साथ वो तहरीर पढ़ने लगा। वहां मेरी हैंड राइटिंग में लिखा था, वजदान, डार्लिंग नामी ये बिल्ली अब तुम्हारे लिए बहुत ही खतरनाक साबित होने वाली थी, इसलिए मैंने इसे खत्म कर दिया। शायद तुम्हें मेरी बात का यकीन ना आए, लेकिन ये हकीकत है कि पिछले चंद घंटों से इसके अंदर एक बुरी ताकत ने बसेरा कर लिया था। बदी की वो ताकत आगे चलकर तुम्हें नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाने वाली थी, लिहाजा मैंने तुम्हें महफूज रखने के लिए डार्लिंग का किस्सा तमाम कर दिया। बदी की वो कुव्वत एक बिल्ली समेत अपने अंजाम को पहुंच गई और तुम्हारा हंजर तुम्हारे पास। ज्यादा तफसील में जाने की जरूरत नहीं समझता, अक्लमंद के लिए इशारा काफी होता है। मैंने इस अजीबोगरीब तहरीर को बार बार पढ़ा और हर बार एक ही नतीजा बरामद हुआ, वो ये कि नकली वजदान मेरा दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त है। लेकिन ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि वो किस किस्म की दोस्ती निभा रहा है और क्यों। वो कौन है जो मेरे बहरूप में कभी लाहौर में मौजूद है, कभी कराची में नजर आता है। इस कायनात से और अपनी इन हरकत से वो क्या साबित करना चाहता है? सच्चे दोस्त खुलकर सामने आते हैं और कंधे से कंधा मिलाकर दोस्ती का अमली सबूत देते हैं। ये बहरूपिया तो अजीब हरकतें कर रहा है, इसका अंदाज तो चोरों वाला था। अचानक मेरे जहन में एक खतरनाक सवाल उभरा, कहीं मेरे दुश्मनों की ये कोई निहायत ही गहरी चाल तो नहीं? वो दोस्ती की आड़ में मुझे घेरने की कोशिश तो नहीं कर रहे? सदफ ने मेरे ख्यालात पढ़ लिए। जाहिर है वो टेलीपैथी नहीं जानती थी। उसने मेरे चेहरे के तासुरात और मौजूदा सूरत हाल से वो अंदाजा लगाया होगा जो अल्फाज का रूप धार कर उसकी जुबान से फिसल गया। मैंने इसकी आवाज में बड़ी वाज़ेह और थरथराहट महसूस की। वजदान, ये दोस्ती कोई खतरनाक जाल भी हो सकती है जिसके जरिए दुश्मन तुम्हें ट्रैप करना चाहता हो।
मैं भी इसी अंदाज से सोच रहा हूँ, मैंने तशवीशनाक लहजे में कहा। उसी वक्त अल्लाह दीता ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ और यहाँ की सूरत हाल उससे पोशीदा न रह सकी। ताहम नकली वजदान के हद को मैंने उससे छुपाना मुनासिब समझा और पूछा, तुम हैरियत से आए हो ना? जी साहब। वो डार्लिंग के मुर्दा वजूद को हसरतनाक अंदाज में देखते हुए बोला, मैं ये पूछने आया था, आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं? कोई चाय या कॉफी वगैरह? मैंने सदफ का इंदिया लिए बगैर दो टोक अंदाज में कहा, फिलहाल नहीं। हम फौरी तौर पर इन तीनों शैतानों को ठिकाने लगाने जा रहे हैं जो वॉशरूम में बंद है। इतनी देर में तुम डार्लिंग को ठिकाने लगा दो। हमें अब इससे जुदा होना ही पड़ेगा। हकीकत को तस्लीम कर लें तो बड़े से बड़े सानहे का गम भी हल्का हो जाता है, लेकिन अमूमन इंसान गैर हकीकत पसंद वाक़या हुआ है, इसीलिए जिंदगी भर दुख दर्द परेशानियां उसका पीछा नहीं छोड़ती, जिनमें से ज्यादातर खुद उसकी पैदा करता होती हैं। डार्लिंग को वापस नहीं लाया जा सकता था। नकली वजदान के तहरीरी पैगाम में किस हद तक सदाकत थी, इसका फैसला तो आने वाला वक्त ही कर सकता था। वक्त जो बहुत जालिम है। वक्त का जुल्म नजर नहीं आता, इल्जाम इंसान ही के सर जाता है। ये जालिम अपनी महसूस रफ्तार से आगे ही बढ़ता रहता है। अल्लाह दीता चंद लम्हे खामोश रहा, फिर तशवीशनाक लहजे में पूछने लगा, साहब ये बिल्ली तो मर चुकी है, मैं इसे कहीं भी ठिकाने लगा दूंगा, क्या आप भी इन तीनों को ठिकाने लगाने? उसने जुमला नामुकम्मल छोड़ा और सहमी नजर से मुझे तकने लगा। मैं इसके अधूरे जुमले का मफहूम समझ गया था। मैंने जल्दी से कहा, नहीं अल्लाह दीता, तुम जैसा समझ रहे हो, मेरा वैसा कोई इरादा नहीं। मैं इन्हें ऐसी जगह पहुंचाने जा रहा हूँ जहाँ ये जिंदा रहे, लेकिन किसी बेजरर कीचुए की तरह। फरीद पाशा के आने तक इन्हें जिंदा रखना जरूरी है। पाशा ही इनके बारे में कोई हतमी फैसला करेगा। वो कदरे मुतमईन नजर आने लगा। मैंने कहा, हम वापसी पर ज्यादा देर नहीं लगाएंगे, तुम अच्छी सी चाय बनाकर पिला देना, इस रात की सारी कोफ्त दूर हो जाएगी। फिर मैं सदफ के साथ उस कमरे में आया जिसके मुल्हका वॉशरूम में तीनों हमलावर मुकीद थे। जरगुल ने मुझसे पूछा, वजदान इनके बारे में तुमने क्या फैसला किया है? वो क्लाशनकोफ थामे बड़ी ही चाकोचौबंद और मुस्तैद दिखाई देती थी। मैंने कहा, फिलहाल तो मैं इन्हें उसी खुफिया मुकाम पर पहुंचाने जा रहा हूँ जो तुम्हारा देखा बाला है और जहाँ इनके दो साथी पहले से ही मौजूद हैं। ये इन्हीं को ढूंढते ढांढते तो यहाँ पहुंचे हैं। किसी भूले भटके मुसाफिर को राह दिखा दो तो सवाब का काम होता है। उसे मानी हेज अंदाज में गर्दन हिलाई और खामोश हो गई। मैंने अल्लाह दीता से कहा, निसान पेट्रोल को गैरेज से बाहर निकालो, मैं आ रहा हूँ। उसके बाद मैंने तहसीन और जरगुल को चंद जरूरी हिदायत दी। फिर तहसीन और अल्लाह दीता की मदद से हमने जेरे हिरासत इन तीनों अफराद को हैवी ड्यूटी जीप के अंदर पहुंचा दिया। उस मौके पर सिक्योरिटी गार्ड उमरदीन ने बहुत ही तावन किया। मैंने कोठी से रुखसत होने से पहले उसे चौकन्ना रहने की तलकीन की। उमरदीन हासा समझदार गार्ड था, उसके साथ ज्यादा दिमाग नहीं खपाना पड़ता था। जब हमारी जीप कोठी से रुखसत हुई तो रात के 2 बज रहे थे, गोया हफ्ते का दिन शुरू हो चुका था। सरे शाम जिस हुनकी ने लाहौर की फिजा में अपनी आमद का ऐलान किया था, वो रात के तीसरे पहर अच्छी खासी ठंड में बदल चुकी थी। मेरे साथ गर्मी सर्दी का ज्यादा मसला नहीं था। मेरी तरबियत इस अंदाज में हुई थी कि मौसमी सख्तियां मुझे ज्यादा परेशान नहीं करती थीं। अलबत्ता सदफ को मैंने सुकड़ कर बैठते देखा तो कहा, अच्छा होता तुम कोठी से रवाना होते वक्त कोई गर्म शाल वगैरह ले लेती। मैं किसी गर्म कपड़े की जरूरत महसूस नहीं कर रही। वो मजबूत लहजे में बोली, ये स्वेटर काफी है। सदफ ने चुस्त जीन पर सफेद हाईनेक लूज स्वेटर पहन रखा था। मैंने कहा, अगर तुम्हें सर्दी नहीं लग रही तो यूं सुगड़ कर क्यों बैठी हो? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। वो जल्दी से अपने बदन के जाविये को तब्दील करते हुए बोली, मैं समझ गया। वो औरत की महसूस नफ्सियात के जेर असर इस अंदाज में बैठी थी। वो मौजू बदलते हुए बोली, क्या हमें बहुत ज्यादा दूर जाना है? सदफ ने अपने सवाल में बड़ी ही अक्लमंदी का सबूत दिया था और मतलूबा मकाम के बारे में नहीं पूछा। उसे ख्याल था कि जीप में 3 दुश्मन मौजूद हैं। ये बात उसके इल्म में नहीं थी कि मैं जमशेद नामी दराज कामत शख्स को बता चुका हूँ कि उनके दीगर 2 साथी कहाँ हैं। बहरहाल सदफ का मुहतात अंदाज मौका महल की मुनासबत से बहुत ही मौजू था। मैंने उसके सवाल के जवाब में कहा, कुछ ज्यादा दूर नहीं। तुम यूं समझ लो कि पाशा की इस कोठी और उस कोठी के दरमियान तुम्हारे मामू औरंगजेब खां की रिहाइश का है। ओ, उसे विंड स्क्रीन के पार देखते हुए एक गहरी सांस ली। इसका मतलब है कि हम पाशा अंकल की किसी दूसरी कोठी में जा रहे हैं। मेरे ख्याल में हम 10 मिनट बाद वहां होंगे। तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है, मैंने ड्राइविंग पर तवज्जो मरकूज रखते हुए कहा। मैंने सदफ को मुख्तसरन अपने हालात से आगाह कर दिया था, ताहम तहहानी का राज उस पर अयान नहीं किया था और अब ये बात उससे छुपी न रहती।
मेरे ख्याल में इसमें कोई हरज भी नहीं था। सदफ को मुझसे मिले ज्यादा अरसा नहीं हुआ था, लेकिन 2-3 मौके पर उसने जिस तरह अपनी जान खतरे में डालकर मेरी मदद की थी, मैं इसे फरामोश या नजरअंदाज नहीं कर सकता था। अगर फाजलिया कॉलोनी वाली कोठी के तहखाने का राज इस पर खुल जाता तो इसमें कोई कबाहत नहीं थी। वो अब मेरे दोस्तों में शुमार होती थी, अच्छे दोस्तों में। उसके बाद सदफ ने कोई सवाल नहीं किया और हम शादमान कॉलोनी को पीछे छोड़कर शाहिद जमाल रोड पर आ गए। हमारी मंजिल वो कोठी शाह जमाल और फाजलिया कॉलोनी के संगम पर वाक़या थी, ताहम उसका शुमार फाजलिया कॉलोनी में ही होता था। फरीद पाशा ने मुझे बताया था कि किसी जमाने में उसके अलावा दीगर चंद मारूफ आर्टिस्ट भी फाजिया कॉलोनी में ही रहते थे, लेकिन रफ्ता रफ्ता वो गुलबर्ग और डिफेंस सोसाइटी का रुख करने लगे। बास मॉडल टाउन में जा बसे। मुझे फिल्म और फिल्म वालों से ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए मैंने पाशा की फराहम करदा मालूमात पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी थी। थोड़ी ही देर के बाद हमारी जीप मतलूबा कोठी के करीब पहुंच गई और उसी लम्हे एक नाखुशगवार वाक़या पेश आ गया। निसान पेट्रोल के इंजन ने एहतजाजी आवाज खारिज की और बड़ी ही नफासत से खामोश हो गया। मैंने मजबूरन जीप रोड से नीचे उतार लिया। मुझे इस दौरान में इतना मौका मिल गया था कि स्टीयरिंग घुमाकर जीप को एक जानब कर लूं। वो मुकाम कोठी से 100 गज के फासले पर होगा। ये बड़ी वाहियात सूरत हाल थी। मुझे इस दौरान में इतना मौका मिल गया था कि स्टीयरिंग घुमाकर जीप को एक जानब कर लूं। मैंने ड्राइविंग में महारत तो हासिल कर ली थी, लेकिन गाड़ी के तकनीकी मामलात का मुझे ज्यादा इल्म नहीं था। दरअसल मैकेनिकल बातें मेरे लिए गैर दिलचस्प और बोर साबित होती थीं। इसीलिए मैंने गाड़ी और इंजन के बारे में जानने के सिलसिले में कभी भी संजीदगी नहीं दिखाई। मैंने अपनी समझबूझ के मुताबिक जीप स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कामयाबी ना हुई। सदफ ने तशवीश भरे लहजे में कहा, वजदान इसके इंजन से कुछ छेड़छाड़ करो, शायद बात बन जाए। वो ये मशवरा देते हुए मेरी जानब इतना ज्यादा झुकाई थी कि मुझे यूं महसूस हुआ जैसे वो खुद से छेड़छाड़ की पेशकश कर रही हो। मैंने दोनों हाथ स्टीयरिंग पर मारते हुए कहा, मैं इस मामले में अनाड़ी हूँ सदफ। क्या वाकई? उसने बेयकीनी से मेरी आंखों में देखा। मैंने कहा कि हाँ वाकई, मैं सिर्फ ड्राइविंग जानता हूँ, मैकेनिक नहीं हूँ। उसकी तशवीश में इजाफा हो गया। बोली, मेरे इस्तेमाल में भी इसी मोटर कंपनी की गाड़ी है, लेकिन तुम्हारी तरह मैं भी ड्राइविंग तक महदूद हूँ। सदफ के पास एक चमचमाती हुई व्हाइट सनी मैंने देखी थी। एक इत्तेफाक था कि उस वक्त भी हम निसान कंपनी की एक जीप में बैठे थे। मैंने लबेबाम हम इस गाड़ी को रोक तो लिया था, लेकिन इसे हमें धोखा दे दिया। मैंने सदफ की तरफ देखते हुए कहा, इसका मतलब है कि हम दोनों ही इस मामले में अनाड़ी हैं। मेरा जुमला ज़ुमानी था और इस वक्त मैं बराह रास्त उसकी आंखों में देख भी रहा था। वो पता नहीं मेरी इस बात का क्या मतलब समझी कि एक झटके से सीधी होते हुए बोली, मुझे तो अपनी गाड़ी में जब भी कोई प्रॉब्लम पेश आती है मैं गैराज वालों को फोन कर देती हूँ। पापा डिफेंस के एक मारूफ गैराज से अपनी गाड़ियों को काम करवाते हैं। मैंने उसकी बौखलाहट को एंजॉय करते हुए कहा, तुम्हारे पापा और वो मारूफ गैराज कराची में हैं। हम उन्हें फोन करके किसी किस्म की मदद हासिल नहीं कर सकते। फिर क्या करें? वो होंठ सकेटते हुए बोली, इन तीनों लफंगों के साथ सरेरा खड़े रहना भी ठीक नहीं। गश्ती पुलिस की कोई मोबाइल इस तरफ आ सकती है। अगर इन तीनों को उन्होंने इस हालत में देख लिया तो हमारे लिए कोई नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। वो बिल्कुल दुरुस्त कह रही थी। हम उस वक्त एक नाजुक सूरत हाल से दो चार थे। मैंने कहा, हमें धक्का लगाकर जीप को कोठी तक लेके जाना होगा और कोई सूरत फिलहाल मुमकिन नहीं। सदफ ने पूछा, वो कोठी यहाँ से कितने फासले पर है जहाँ तुम जाना चाहते हो? मैंने उंगली से फाजलिया कॉलोनी वाली कोठी की जानिब इशारा किया और कहा कि मेरे ख्याल में ये फासला 100 गज के लगभग होगा। ये तो अच्छा खासा फासला है वजदान। वो परेशान लहजे में बोली, हमारे पास एक हैवी ड्यूटी जीप है, पुश देकर इसे वहां ले जाना आसान नहीं होगा। मेरी जिंदगी में कुछ भी आसान नहीं सदफ। मेरा लहजा अचानक ही कदरे तल्ख हो गया। दूसरी सूरत यह हो सकती है कि हम इन तीनों को अपने कंधों पर ढोकर कोठी के अंदर ले जाएं। वो मेरी तरफ देखते हुए पुरसोच अंदाज में बोली, ये सूरत तो पहली शक्ल से भी ज्यादा मुश्किल है। तब हम पहली सूरत को ही अपनाएंगे। मैंने फैसला कुन लहजे में कहा, तुम ड्राइविंग सीट पर आ जाओ, मैं पीछे जाकर जीप को पुश देता हूँ। फिर कबल इसके कि वो कुछ कहती, मैं ड्राइविंग साइड खोलकर जीप से बाहर निकल आया। मैंने जीप को धक्का लगाने से पहले पिछले हिस्से में फर्श पर पड़े हुए इन तीनों का जायजा लिया। वो बड़ी शराफत का मुजाहरा करते हुए चुपचाप वहां मौजूद थे। उनमें पहलवान नमाज सांड इमरान नामी शख्स तो हनूस बेहोश था। जमशेद का शुमार भी नीम बेहोश अफराद में ही होता था। अलबत्ता ग्रे हाई रूफ से हत्ते चढ़ने वाला जलाल अपने हवास में नजर आता था, लेकिन बेबसी और बेकसी की तस्वीर बना शर्मा रहा था।
मैंने जीप को धक्का लगाना शुरू किया तो एक एहसास ने बुरी तरह मुझे अपनी गिरफ्त में ले लिया। ये सच है कि निसान पेट्रोल जैसी भारी जीप को धकेलना किसी एक शख्स के बस की बात नहीं थी और मैं इस काम के लिए ची से मदद ले रहा था। लेकिन मैंने जिस अजीब एहसास का जिक्र किया है वो ये है कि मुझे ऐसा लगा था मेरे साथ और भी कोई शख्स है और एक और शख्स भी इस जीप को धकेल रहा है। इस एहसास ने मेरे रगों पे में सनसनी सी दौड़ा दी थी। मैंने बदस्तूर जीप को पुश करते हुए सर को झटका दिया, लेकिन इस एहसास से निजात न मिली। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। ये एहसास मेरे लिए बिल्कुल नया एहसास था। मैंने अपने काम में मसरूफ रहते हुए पसो पेश का जायजा लिया। चारों तरफ खामोशी और सन्नाटे का राज था। रात के इस वक्त शाहजमाल रोड सुनसान पड़ी थी और दूर दूर तक किसी जानदार शय के आसार नजर नहीं आते थे। इसके बावजूद भी मैं अपने एहसास से छुटकारा नहीं पा सका। जब मैं अपनी कैफियत की कोई वजाहत न कर सका तो मैंने एक तजर्बा करना चाहा। मैंने जीप को पुश देने से हाथ रोक लिए और साथ साथ दौड़ता रहा। ये देखकर मेरी हैरत की इंतहा न रही कि जीप को बदस्तूर पुश मिल रहा था। अगर वो मेरे पुश की बाकियात होती तो थोड़ी देर के बाद वो पहियों की गर्दिश रुक जाती, मगर मैं देख रहा था कि जीप की रफ्तार में कोई कमी वाक़या नहीं हुई। गोया उसे मुसलसल धकेला जा रहा था। ऐसा कौन शख्स था जो मुझे नजर नहीं आ रहा था लेकिन जीप को पुश दे रहा था? पहले मैं उसे अपने एहसास का धोखा समझा था कि कोई मेरे साथ मौजूद है, मगर इस अमली तजर्बे ने साबित कर दिया कि मेरे एहसास को धोखा नहीं हुआ। कोई पुरस्कार कुव्वत मेरे आसपास मौजूद थी जो जीप को धकेलकर फाजिया कॉलोनी वाली कोठी के गेट की समत बढ़ा रही थी। पुरस्कार कुव्वत के ख्याल ने मुझे लामहला ची की जाने मुतवज्जा कर दिया। इसमें किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं थी कि मैंने जीप को धकेलने के लिए ची की कुव्वत से मदद ली थी। मेरा पुश हटा देने के बाद भी अगर जीप की रफ्तार में कमी नहीं आई थी तो इसका एक ही मतलब था, मैं ची की लामहदूदियत के तजर्बे से गुजर रहा था। इन दिनों में नहायती पाबंदी के साथ ची की एडवांस मशकें कर रहा था। मुमकिन था कि मेरे अंदर बेदार ची की कुव्वत की कोई अरफा और आला शक्ल तक मेरी रसाई हो गई हो। पुरस्कार कुव्वतों की कोई आहिर नहीं होती, उनकी हदूद का तयन करना नामुमकिनात में से है। कोई भी अमल इनका मुंतहा नहीं हो सकता, ये लामहदूद होती हैं। ची भी एक पुरस्कार और हैरत अंगेज कुव्वत है। शाओलिन टेम्पल में तरबियत के दौरान में मैंने इस कुव्वत के ऐसे ऐसे कमालात देखे थे कि आंखें हीरा और जहन दंग होकर रह गया था। मेरा दादा उस्ताद मास्टर हींग पाई इस कुव्वत का माहिर था। मैंने उसकी शागिर्दी में रहते हुए अजब अजब नजारे देखे जिनका तस्वुर भी महाल है। मास्टर हींग पाई ही ने मुझे ची की एडवांस मशकों के बारे में बताया था। ची को चाइना वाले अपने तलफ्फुज के लिहाज से की लिखते हैं और इसका पूरा नाम ची गोंग है। तिब्बत के बाज लामा इस कुव्वत को शी का तलफ्फुज देते हैं। बहरहाल ये वही कुव्वत है जो पेट के ज़ेरी हिस्से में पिछली जानब नाफ के मुकाम पर खाबीदा हालत में मौजूद है। नाफ के मुकाम से अगर पेट के पिछले हिस्से की तरफ सफर किया जाए तो रीढ़ की हड्डी के नजदीक इस हैरत अंगेज कुव्वत का मस्कन वाक़या है। जो लोग महसूस मशकों के जरिए इस हाबीदा कुव्वत को बेदार कर लेते हैं वो फिर इसकी मदद से बड़े बड़े कमाल दिखा सकते हैं। चीनी रूहानियत की ये कुव्वत हिंदू योग में कुंडलिनी शक्ति के नाम से मौजूद है। मुस्लिम सूफिया इसी कुव्वत को तसर्रुफ का नाम देते हैं। कान कहीं से भी पकड़ा जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपनी मतलूबा कोठी तक पहुंच गए थे और इस दौरान में मैं जिस हैरत अंगेज तजर्बे से गुजरा था और गुजर रहा था उसने मुझे बहुत दूर तक सोचने पर मजबूर कर दिया था। मेरी सोच में हैरत और उलझन का तनासब एक सा था। अगर मैं जीप को बगैर धकेले कोठी तक पहुंचने वाले मामले को ची के खाते में डाल देता तो फिर इस एहसास को क्या नाम देता जो अब तक मौजूद था। मैं वाज़ेह तौर पर महसूस कर रहा था कोई मेरे आसपास मौजूद है। मौजूद तो है मगर मुझे नजर नहीं आ रहा। मुझे नजर नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये था कि किसी और को भी नजर नहीं आ रहा। आखिर वो कौन था? कौन था वो? ये सवाल बड़ी शिद्दत से मेरे दिमाग पर हथौड़े बरसा रहा था। शायद मैं इस सवाल का जवाब ढूंढते बहुत दूर तक ख्याली सफर तय कर लेता कि सदफ की आवाज ने मुझे चमका दिया। वो पूछ रही थी, वैदान के सारी रात यहीं खड़े रहोगे या कोठी के अंदर भी जाना है? मैंने अपने सर को एक जोरदार झटका दिया और सदफ की तरफ मुतवज्जा हो गया। वो जीप से बाहर निकल आई थी और हैरान नजर से मुझे देख रही थी। मैंने आगे बढ़कर जल्दी से कोठी का गेट खोल दिया। गुलबर्ग वाली कोठी से रवाना होते वक्त मैं फाजलिया कॉलोनी वाली कोठी की चाबियां साथ ले आया था। मैंने सदफ को मुखातिब करते हुए पूछा, तुम्हें इंजन की मदद के बगैर थोड़ी सी ड्राइविंग और करना होगी। तुम जीप में बैठो, मैं पुश देता हूँ। गाड़ी को कोठी के अंदर लेकर जाना जरूरी है। वो अपनी जगह खड़ी यकटुक मुझे देखती रही। उसकी निगाह बता रही थी कि वो मुझे नहीं किसी अजूबे को देख रही हो। मैंने तेज लहजे में कहा,
तुम जीप के अंदर क्यों नहीं बैठ रही? वो शख्ज़दा नजर से मुझे तकते हुए सरसराती आवाज में बोली, मैं गाड़ी में बैठकर क्या करूंगी? तुम जिस कुव्वत से जीप को धकेल कर यहाँ तक लाए हो, उसी के जरिए से कोठी के अंदर भी पहुंचा दो। तुम कहना क्या चाहती हो? मैंने चोर लहजे में कहा। वजदान, वो चटानी लहजे में बोली, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इस दर्जा पुरस्कार होगे। अब सोच लो, और इस सोच में वक्त जाया करने की जरूरत नहीं। मैंने कहा, तुम्हें फौरन कोठी के अंदर पहुंचना है। उसे मजीद कोई बात नहीं की और निसान की ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ गई। मैंने जीप को पुश दिया और हम कोठी के अंदर पहुंच गए। जिस दौरान में मैंने गेट को अंदर से बंद कर दिया, सदफ जीप से बाहर आ चुकी थी। इससे पहले कि हम अपनी कार्रवाई का आगाज करते, सदफ ने निहायत ही ठहरे हुए लहजे में कहा, वजदान, फिलहाल मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी। हम जरूरी काम निपटा ले तो फिर तुम्हें मेरे बहुत से सवालों के जवाब देना होंगे। उसकी आवाज में तजस्सुस का समुंदर मौजूद था। मैं अच्छी तरह समझ रहा था वो मुझसे किस किस्म के सवालात पूछेगी। अभी तक मेरे लिए बहुत से मामला जवाब तलब थे, मैं उसे क्या बताता। बहरहाल कोठी के अंदर पहुंच जाने के बाद मैं मुतमईन हो गया था कि अब किसी बैरूनी मुदाखलत का अंदेशा नहीं रहा था। इस दौरान में सदफ बड़ी ही खोजने वाली नजर से मुझे देखती रही। मैंने उसे टालने के लिए कह दिया, ठीक है, बात की बाद में देखी जाएगी, फिलहाल ये काम ज्यादा जरूरी है। उसे पूछा, तुमने इन तीनों को कहाँ और किस तरह ठिकाने लगाने के बारे में सोचा है? इन्हें कोठी के अंदर एक हालनुमा कमरे में ले जाना होगा। मैंने जवाब दिया, फिर थोड़ा तवक्कुफ करने के बाद कहा, जीप तो हालनुमा कमरे में नहीं जा सकेगी, तुम मेरी मदद करो तो हम इन्हें घसीट कर वहाँ पहुँचा सकते हैं। वो छुपते हुए लहजे में बोली, वजदान, अगर तुम चाहो तो ये जीप कहीं भी जा सकती है, बल्कि तुम्हारी उंगली के इशारे पर तो ये तीनों हवा में तैरते हुए भी हालनुमा कमरे में पहुंच सकते हैं। सदफ की बातों से जाहिर होता था उसने ड्राइविंग के दौरान में बैक व्यू मिरर में सारा तमाशा देख लिया था। मैं जीप से लाताल्लुक उसके पीछे दौड़ता आ रहा था। इस मंजर ने उसे जितना भी हैरान किया हो कम है। उन लम्हात पर किसी भी किस्म की वजाहत इस वक्त मौजू नहीं थी। जब तक मैं जीप में मौजूद तीनों अफराद को उनके साथियों के पास न पहुंचा देता, मुझे कुल्ली इत्मीनान हासिल नहीं हो सकता था। मैंने सदफ की बात पर तवज्जो दिए बगैर कहा, तुम हालनुमा कमरे तक जाने के लिए रास्ता क्लियर करो। जब तक मैं इन्हें जीप से बाहर निकालता हूँ, तुम्हें सिर्फ 2 कमरों के दरवाजे खोलना होंगे। मौजू से पहलुतही तुम्हें मजीद पुरस्कार बना रही है, वो सनसनाती हुई आवाज में बोली। मैंने थोड़ी देर पहले अपनी आंखों से जो कुछ देखा है, अगर किसी की जुबानी सुना होता तो हरगिज हरगिज यकीन न करती। एक लम्हे के तवक्कुफ से उसने इजाफा करते हुए कहा, वजदान, अगर तुमने इस वाक़े की वजाहत न की तो मेरा दिमाग फट जाएगा। फिर वो पलटकर कोठी के अंदरूनी हिस्से की जानिब मुड़ गई। मैंने इन तीनों को यके बाद दीगरे खींचकर निशान से बाहर ढेर कर दिया। इमरान और जमशेद तो किसी किस्म की मुदाफत या मुजाहमत के काबिल नहीं थे। अलबत्ता जलाल ने नहीफ सी आवाज में मुझसे कहा, तुम हमारे साथ क्या करने वाले हो? कमाल है, तुम्हें इतना भी नहीं मालूम कि हमने तुम लोगों के लिए इतनी मुसीबत क्यों उठाई है। मैंने कहा। वो सरासीमा लहजे में बोला, वजदान, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। तुम बाहर हाई रूफ में थे, शायद इसीलिए तुम्हें नहीं पता। मैंने इसकी आंखों में झांकते हुए कहा, फिर जमशेद की तरफ इशारा करते हुए इजाफा किया, इस शख्स ने मुझे बताया है कि तुम लोग कादर बख्श और फैज अहमद की तलाश में हम तक पहुंचे थे। मैं तुम्हें तुम्हारे बिछड़े हुए साथियों से मिलाने लाया हूँ। क्या मतलब? फैज और कादर बख्श इस कोठी में हैं? वो हकलाते हुए बेयकीनी से बोला। मैंने इस बात में सर हिलाने पर इक्तफा किया, मगर हैरत से उसकी जुबान में लुकनत पैदा कर दी थी। हम तो इस कोठी की तलाशी लेने के बाद उधर गए थे, फैज और कादर बख्श तो इस कोठी में नहीं है। मैंने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा, पहले तुम बगैर इजाजत इस कोठी में दाखिल हुए थे, जैसे कुछ शख्स छुपते छुपाते गैर कानूनी तौर पर सरहद पार करके किसी दूसरे मुल्क में दाखिल हुआ हो, इसलिए वो तुम्हें यहाँ नहीं मिले। लेकिन अब तुम हमारी मर्जी से यहाँ पहुंचे हो, और वो भी मिलन एक्सप्रेस में बैठकर, इसलिए तुम्हारे बिछड़े हुए साथियों से मिलन जरूर होगा। मिलन एक्सप्रेस? उसके लहजे में शदीद नोयत की हैरत थी। मैंने खामोश निशान पेट्रोल की जानिब इशारा करते हुए कहा, वो रही मिलन एक्सप्रेस। अफसोस कि ये रास्ते में ही जवाब देगी और हमें धकेलते टहलते हुए इसे यहाँ पहुंचाना पड़ा। गाड़ी मुसाफिरों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने की जिम्मेदार होती है, लेकिन कभी यही फरीजा मुसाफिरों को भी अंजाम देना पड़ता है। भाई, समझौता करना पड़ता है। उसी वक्त सदफ मेरे पास पहुंच गई। फिर हम दोनों निहायत ही अहम काम में मसरूफ हो गए। उस रात के पहले हिस्से में जरगुल ने भी मुझसे इसी किस्म का तावन किया था जैसे अब सदफ कर रही थी। मैंने जरगुल की मदद से हालनुमा कमरे से फैज को घसीट कर खुफिया तहखाने में पहुंचाया था और अब सदफ की मदद हासिल कर रहा था। हमने पहले जलाल पर काम किया, उसके बाद बाकी दोनों अफराद को हालनुमा कमरे में पहुंचा दिया। इस मुशक्कत के नतीजे में सदफ वाज़ेह तौर पर हाँफने लगी। मैंने उससे कहा कि तुम थोड़ी देर बैठकर अपनी सांस संवार कर लो, बाकी काम हम बाद में कर लेंगे।
मैं ठीक हूँ। वो गहरी गहरी सांसें लेते हुए बोली, बताओ अब तीनों का क्या करना है? तुम्हारे लहजे से अंदाजा होता है इन्हें इस कमरे तक पहुंचाना काफी नहीं। तुमने बिल्कुल दुरुस्त अंदाजा लगाया है। मैं दानिस्ता उसे बातों में लगाकर थोड़ा रेस्ट देना चाहता था। उसके साथ अभी मजीद बहुत कुछ करना है। तुम जाकर जीप में से रस्सी का गुच्छा निकाल लाओ। पाशा की कोठी से रवाना होते वक्त मैंने नायलॉन की मजबूत डोरी का एक गुच्छा भी साथ ले लिया था। थोड़ी देर के बाद सदफ डोरी लेकर आ गई। अब उसकी सांस बड़ी हद तक हमवार हो चुकी थी। इस दौरान भी मैंने महसूस टेक्निक को इस्तेमाल करके तहहानी का रास्ता खोल दिया था। सदफ पर जब तक तहहानी का राज खुला तो उसकी हैरत दो चंद हो गई। मैं जब डोरी लेने बाहर गई तो इस हाल की चारों दीवारों को देख कर गई थी। उसे तहहानी के रास्ते की तरफ इशारा करते हुए कहा, लेकिन ये। मैं उसके नामुकम्मल जुमले को समझ गया और कहा, इस तरफ एक खुफिया तहहाना है। इन तीनों के बिछड़े हुए साथी वहां आराम फरमा रहे हैं। इन्हें भी वहीं पहुंचाना होगा। तुम्हें एक मरतबा फिर हमारी मदद करनी होगी। तुम्हारे एक दफा कहने पर मैं 1000 बार तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ। वो ठोस लहजे में बोली, फिर हायने की आस्तीनें चढ़ाते हुए मेरी जानिब बढ़ी। सदफ का ये अंदाज हासा ही मुतासर कुन था। हम एक मरतबा फिर बेहोश अफराद को घसीटने लगे। अलबत्ता जलाल के हाँकने का तरीका हमारे लिए ज्यादा आसान था। कुछ देर बाद हम तहहानी के अंदर मौजूद थे। तहहानी के अंदरूनी मनाजर ने सदफ को चौंकने पर मजबूर कर दिया था। खास तौर पर साबिक सिक्योरिटी गार्ड हादम हुसैन को देखकर सदफ काफी देर तक नफी में गर्दन झटकती रही। फिर बोली, ये सब क्या है वजदान? रफ्ता रफ्ता तुम्हारी समझ में आएगा, जहन पर ज्यादा जोर न दो। मैंने कहा। वो बोली, ये सब तुम्हारा कारनामा है? ऐसा ही समझ लो। मैंने मुबहम अंदाज में कहा। बाकी बातें बाद में करेंगे, पहले जरूरी काम निपटा लें। गैंडानुमा कादर बश सदफ को मेरे साथ देखकर फिर हैरत ज़दा था। इससे पहले जरगुल की मौजूदगी ने उसे उलझा दिया था। इमरान, जमशेद और जलाल को बेकसी की हालत में देखकर कादर बश खामोश न रह सका। उसने तल्ख लहजे में पूछा, वजदान में एक बार तो फिर यही कहूंगा कि तुम अच्छा नहीं कर रहे। मैं अच्छों के साथ अच्छा और बुरों के साथ बुरा ही हूँ। मैंने सफाकी से कहा, अब तुम खुद अंदाजा लगा लो कि मैं क्या कर रहा हूँ। वो नफरतमेज लहजे में बोला, तुम अपने अंजाम से बेखबर तारीख कुएं की जाने बढ़ रहे हो। मैंने कहा, तुम सिर्फ अपने अंजाम पर नजर रखो कादर। मैं अपने कहे सुने और किए का खुद जिम्मेदार हूँ। तुम्हें एक दिन बहुत बुरी तरह पछताना पड़ेगा। वो मुझे गुस्सा दिलाने वाले अंदाज में बोला, वो दिन कभी नहीं आएगा। मैंने कहा, तुम इस फिक्र में खुद को दुबला ना करो। इसके साथ ही ये पार्ट अपने इख्तिताम को पहुंचा।